ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अभी फिर से बताता हूँ। आईपीसी जो है वो दंड का प्रावधान करती है और जो अपराध कारित किया जाता है उस अपराध का व्याख्यान करती है कि वो अपराध किन एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक, उस अपराध की विशिष्टियां क्या रहेंगी, किन विशिष्टियों से मिलकर वो अपराध बनेगा। कई सारी विशिष्टियां रहती हैं, उसमें कितने लोग होना चाहिए, उसमें ऐसा कृत्य होना चाहिए, कृत्य होना भी चाहिए कि नहीं, किन्हीं किन्हीं कार्यों में, किन्हीं अपराधों में कृत्य का होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो कृत्य हो ही गया हो तब वो अपराध बनेगा। अगर नॉर्मल वे में अपन देखें तो किसी एक्ट का होना बहुत जरूरी होता है ऑफेंस में, कि नहीं होता होता है सर। है ना, कि जब तक एक्ट नहीं होगा तब तक ऑफेंस नहीं बनेगा। बट आईपीसी में सारी चीजों को समझाया गया है कि अगर कौन सी ऐसी चीज रहेंगी जिसमें एक्ट नहीं भी रहेगा तब भी वो अपराध माना जाएगा। तो अपराध की व्यवस्था अपने यहाँ भारत के अंदर, अपराध की व्यवस्था अपने यहाँ कैसे आई बताओ जरा, किसी को अगर पता हो थोड़ा बहुत भी तो। कोई जानता है भारत में जो अपराधों जो हुआ करते थे, जो भी अपराध, तो उनके लिए दंड की व्यवस्था कब करी गई थी। महर्षि मनु के टाइम पे, महर्षि मनु के टाइम से अपने यहाँ दंड व्यवस्था चली आ रही है भारत देश के अंदर। भारत का पुराना नाम आप सभी को पता है, क्या बोला जाता था भारत को। वैदिक काल में भारत का पुराना नाम क्या था। आर्यवर्त। आर्यवर्त। पहले जो रहता था भाई ऋषि मुनि, जम्बूद्वीप। हम्म, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। अच्छा, भारत का पुराना नाम आर्यव्रत है। महाभारत काल से भारत का पुराना नाम आर्यव्रत रखा गया था। ठीक है, तो उस समय से दंड व्यवस्था चली आ रही है। महर्षि मनु के समय से, महर्षि मनु ने जब मनुस्मृति लिखी थी तो उसमें साथ ही साथ जो सामाजिक अपराध जो हुआ करते थे उसके बारे में दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। उस समय में जब पौराणिक काल चला करता था और वैदिक एज भी आया, धीमे धीमे राजा महाराजा, है ना, उन लोग अपने हिसाब से दंड की व्यवस्था करते थे। अपने हिसाब से कैसे, कि जब जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी दंड की, उसके अकॉर्डिंग वो लोग पनिशमेंट दिया करते थे। ये नहीं होता था कि मतलब किसी भी चीज के लिए कि हाँ राजा का मूड करा तो हाँ मृत्यु दंड, तो बस उठाकर उसको फांसी पे टांग दिया या तलवार से उसका सर उड़ा दिया। मुगल काल के टाइम पे थोड़ा सा दंड में ये मान लीजिए कहा जाए कि सख्ती बढ़ती गई। दंड में इसलिए सख्ती बढ़ती गई क्योंकि वो क्रूर शासक हुआ करते थे। ठीक है, वो लोग क्रूर शासक हुआ करते थे, इस वजह से दंड में सख्ती बढ़ती गई। और दूसरी बात, वो यहाँ के तो थे नहीं भारत देश के, अपने सब बाहरी थे। क्या मुगल भारतीय थे क्या, भारत के कहीं किसी कोने में से आए थे, सबके सब बाहर से ही तो आए थे ना। यस सर। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब प्रथम द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर प्रथम का फिर द्वितीय। ऐसी रही है ना हिस्ट्री। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान, ये सब बाहर से ही तो आए हैं, इंडिया का कोई नहीं था, या इंडिया के आसपास से भी कहीं ना कहीं से कोई नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि भाई भारतीयों पर राज करने के लिए आए थे तो वो अपने ऊपर दबाव बनाते थे, उस प्रकार से वो दंड दिया करते थे। आप जानते तो हो मुगलों ने इंडिया पर कितना शासन किया है। अब अकबर का और इसका औरंगजेब का दोनों का शासनकाल देख लो तो अकबर का 49 साल है और औरंगजेब का 50 साल है, दादा पोते। इतने समय तक
व्यवस्था चली आ रही है और पौराणिक कालों से, लेकिन इसको धीरे धीरे क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए थे भारत में? 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन ध्यान नहीं है। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ही तो आए थे। यस सर। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। किसके शासनकाल में आए थे अंग्रेज? शाहजहां के शासनकाल में आए थे। यहाँ व्यापार करने की उन्होंने अनुमति मांगी थी। हम यहाँ पर एक कंपनी खोलेंगे जिसमें हम व्यापार करेंगे। सूरत में खोली थी ना पहली ईस्ट इंडिया कंपनी। सर थोड़ा बहुत तुम लोगों ने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी क्यों? बताओ कुछ अगर गलत कह रहा हूं मैं तो। देखो जहां तक मैंने पढ़ाई करी है जिस हिसाब से, तो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर कुछ गलत बताया तो आप बताओ मुझे। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने भी देखा कि हाँ भाई हमें यहाँ शासन करना है, तो यहाँ के लोगों को पहले अपने फेवर में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ये नीति बनाई, फूट डालो शासन करो, है ना। तो वहां पर क्या किया, आपसी लोगों में फूट डलवाई। फूट डलवाने के बाद शासन किए। यहाँ के राजा महाराजाओं को आपस में भिड़वाया, किसी के साथ मिल गए, सबका सब जिसका राजपाट था सब चौपट करवा दिया। और अधीनस्था किस पे आ गई भाई? ब्रिटेन ने अपने अधीनस्थ ले लिया। आज भी अपन कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स केवल वही कंट्रीज खेलती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश शासन के टेक ओवर रहती थी, उनके टेक ओवर रहती थी, उनका शासन मानते थे और उनका ही लॉ वहां पर एप्लीकेबल होता है। ये सभी लॉ जितना अपन पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये सारा का सारा लॉ किसका बनाया होता है? इंडियन लॉ है ये, सब ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है। सब कुछ ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है। अब देखो कोई भी राजा हो, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे वो इंडियन राजा हो, हर कोई राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, कुछ ना कुछ सोचता है। कुछ क्रूर भी राजा होते हैं, तब भी उनके माइंड में ये चीज रहती है कि भाई शासन प्रणाली जो है कि वो अपनी प्रजा के फेवर में काम करे, प्रजा को खुश रखे, तभी वो राजा बन पाएगा। अगर प्रजा ही नहीं रहेगी तो फिर वो राजा किस बात का? तो उसको उसके लिए काम करना पड़ता था। तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने भी अपने लिए काम किया, लॉ बनाया, एयरवेज बनाए, रोडवेज बनाए, रेलवेज बनाए, सब कुछ किया ताकि वो अपनी छाप छोड़ जाए। उन्हें ये तो पता था कि हमें आज निकल आजाद तो करना पड़ेगा। ऐसा तो था ही नहीं कभी कि वो चाहते ही नहीं थे कि हम भारत देश को आजाद करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। समझ रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर उन्होंने लॉ बनाया। तो पुराने टाइम पे पिनल लॉ किसने बनाया था भाई? दंड का प्रावधान किसने किया था? महर्षि मनु के टाइम पे हुआ था। फिर उसके बाद सुव्यवस्थित भारत के अंदर जो दंड व्यवस्था जिसने लागू करी, जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, किसने करी? पहले क्या होता था कि कुछ भी व्यवस्था नहीं रहती थी दंड की, जो अनाप शनाप दंड दिया जा रहा है वो दे देते थे। ठीक है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया या जो भी उनके माइंड में चल रहा है, उन्होंने कहा कि हाँ ये दंड है तो ये दंड है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वॉरेन हेस्टिंग का टाइम आया तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि नहीं भाई, इसको अपन सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, सारे लोग को इकट्ठा करते हैं, सब जगह से देखते हैं कि भाई किस जगह क्या प्रथा चलती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाए। तो पहले क्या है, व्यवस्थाएं नहीं थी। फिर उसके बाद उन लोगों ने व्यवस्था लेके आए यहाँ पर, व्यवस्था लेके आए यहाँ पर। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लॉ को कोडिफाई किया। जब लॉ को कोडिफाई किया गया ना, तभी जाके ये इंडियन पिनल कोड बना। समझ रहे हैं? लॉ को
कोडिफाई करने का मतलब ये है कि सब जगह से जितना भी लॉ या प्रथा। अच्छा ये बताइए, आप सभी लोगों से मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि लॉ कैसे बनता है, बताओ जरा। सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा किसी ने, क्यों विभा? सर हाँ, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा। पारुल तुमने भी पढ़ा होगा। रश्मि जी आपने भी पढ़ा होगा। सर लॉ बहुत सारे कोड और एक्ट को मिला के बनाया जाता है। उसमें पुरानी विधियां और प्रथाएं, रीतियां सारी लॉ के अंदर जोड़ी जाती हैं। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? और प्रेसिडेंट जो भी लॉज होते हैं उन सबको एक साथ मिलाकर जब बनाया जाता है तब उसको। ये तो तुमने आज का बता दिया, ये अपने आप बन रहा है। पहले की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे लॉ बनाया जाता था। देखो, किसी भी जगह पे लॉ बनाने के लिए कस्टम और प्रेसिडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। रूढ़ी और प्रथा, जो उनकी रूढ़ी चली आई है, पुरानी प्रथा चली आई है, उसके आधार पर लॉ बनाया जाता था। ठीक है, पुरानी रूढ़ियां और जो उनकी प्रथा चली आ रही है उसके आधार पर लॉ बनाया जाता था, ना कि वो किसी लॉ को उठा ले और उन्होंने लॉ बना दिया। ऐसा नहीं है। पहले कोई लॉ कोडिफाई बनाना, करना, पढ़ना, ये सब चीजें नहीं चला करता था। वहां तो बस मौखिक रूप से काम चलता था। अब ऐसे अगर देखा जाए तो महर्षि मनु ने भी लिख के रखा हुआ है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सभी ताड़न के अधिकारी। तो अब आज की डेट में ये चीज एप्लीकेबल है क्या? तो नहीं जानवर है। को भी डंडा नहीं मार सकते। हाँ सर। ठीक है, अब तो जानवर को भी एक डंडा नहीं मार सकते। आप अगर जो स्ट्रीट डॉग वगैरह भी होते हैं ना, तो उन्हें मारते हैं ना लोग, तो आजकल पोस्ट डलती हैं ढेर सारी कि मैं तो जानवर हूँ, मेरे मुझे क्यों मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एनजीओ वाले आ जाएंगे, उसी के घर पहुंच जाते हैं लोग, है ना। ढेर सारे एनिमल लवर है। कोई एनिमल लवर नहीं है। सुनो, सब पैसा कमाने के लिए सब आड़ में झाड़ काटते हैं। सबको पैसा चाहिए, सेटलमेंट कर लेते हैं। उन्हें कहा ठीक है भैया, ले दो, खत्म करो, सेटलमेंट कर दो। सर आपने भी तो किया था वो केस, बताया था ना, एक कुत्ते वाला कंपनसेशन लिया था उससे, वो ग्वालियर में कार ठोक दिया था। वो तो वो अलग ही मामला था। वो आईपीसी में पनिशेबल है ना, 425 में दृष्टि बोलते हैं उसे। तो ये सब क्या है, लॉ ऐसे नहीं बन जाता था। तो उन लोगों ने लॉ बनाया, सभी जगह से उठा के, सब मिक्सअप हो गया था। वहां से सब मिक्सअप हुआ तो उसको एक जगह रखा, फिर उसको कोडिफाई किया, फिर जाके आईपीसी बनी। सबसे पहले 1834 में, तब 1834 में एक कमीशन बनाया गया, मॉरन हेसिंग के टाइम पे कमीशन बनाया गया। तब उसमें ये चीज का प्रस्ताव रखा गया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम पीनल लॉ बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसने निभाई? सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका लॉर्ड मैकाले, मैक्लियोड, एंडरसन, है ना, और मिलेट, इन लोगों ने अपनी एक्टिव पार्टिसिपेंट दिया।
तब भी सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, वो लॉ तब भी सक्सेस नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, ये तो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। किन्हीं किन्हीं जगह पर जो ट्राइबल एरिया है वहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आदिवासी हैं, वो तो अपना कानून चलाते हैं भैया। क्यों? कबीले में रहते हैं, उनके सरदार ने जो कह दिया वही चीज मानी जाएगी, है ना। आज भी कई सारी ऐसी जगह हैं जो ट्राइबल एरिया है, जैसे कि सीआरपीसी अपन पढ़ते हैं, सीआरपीसी में बोला गया है ना कि सीआरपीसी ट्राइबल एरिया और नागालैंड जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं है, यस सर। है ना। तो उसके पीछे वजह यही है कि वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है, समझ रहे हैं आप। उसके पीछे वजह यही है, वो लोग अपना कानून चलाते हैं हर जगह। उनका ये मानना रहता है कि हमारे कबीले के सरदार ने बोल दिया तो हमारे लिए काफी है। आज भी आप नागालैंड एरिया में जाओ और अंडमान निकोबार जाओ तो वहां पर एक समूह है उन लोगों का, आदिवासियों का। वो लोग अपने यहाँ पर उन्होंने एक सीमा बना रखी है, उसके अंदर कोई एंट्री भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे। हम शुरू से दूर रहते चले आए हैं, हम ये कानून वगैरह और जो भी आपका जो बन रहा है, हम इन सब चीजों से दूर हैं। ना हमारे एरिया में कोई फैक्ट्री वगैरह खोलेगी, ना हमारे यहाँ कुछ नहीं चाहिए हमको। हम जैसे हैं हम वैसे ही रह रहे हैं, हमें वैसे ही रहना है, हमें नहीं है। वो लोग क्या है कि प्रकृति प्रेमी है, वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के जंगल पेड़ काटे जाए, वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का पानी जो है वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाए और पाइपलाइन डाली जाए तो पानी खींच लिया जाए, ये सब कुछ नहीं चाहते वो। इसी वजह से वो सब अपना अलग अलग कानून चलाते हैं। छत्तीसगढ़ में चले जाओ, अब छत्तीसगढ़ में क्या है, सीधे बोलते हैं कि भाई नक्सलाइट है। नक्सलाइट नहीं है वो, लोग अपनी मानसिकता को बदले। नक्सलाइट ऐसे नहीं होते। वो लोग क्या करती है, अपना उनको खाना पीना रहता है, जाके मांग लेते हैं किसी से, घर पे रहे 4 दिन डेरा मारा, खाए पिए चलते बने। एक्चुअल में क्या करते हैं, वो जो नेता वगैरह रहते हैं, जो पॉलिटिशियंस रहते हैं, वहां पे से उनकी कार वगैरह निकलती हैं और वो लोग आते हैं, तो भाई उनके साथ साथ रहते हैं पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब वहां पे भैया उनसे बातचीत होती है, वो बातचीत करना ही नहीं चाहते, तो फिर वॉर क्रिएट हो जाता है, उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो फिर मारकाट हो जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं। उनके भी कुछ लोग मार देते हैं, इनके भी कुछ लोग मार देते हैं। वो फिर उसी में शहीद होते हैं पुलिस वाले। एक बार तो अभी कब की बात है, 2017 या 18 की बात है, पूरा काफिला उड़ा दिया था उन्होंने बम से। कार जा रही थी सब पॉलिटिशियंस की, उन्होंने पूरा काफिला उड़ा दिया था। आए दिन विवाद चलता रहता है केवल इसी चीज के पीछे कि वो उधर का लॉ मानने को तैयार नहीं। अच्छा, आईपीसी के